तो आज हमारे साथ फिर से हैं ज्योतिष आचार्य दलबीर सिंह जी। लव लाइफ हो, करियर टेंशन या लाइफ के किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन का वक्त, इन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे सबकी बहुत हेल्प करी है। होगा वही जो राम रच राखा, तो क्या आप इसको थोड़ा एलैबोरेट करना चाहोगे? होगा वही जो राम रच रखा, इससे भावार्थ है कि बोए फूल बबूल का आम कहाँ से होए। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर अच्छा कहाँ से पाएंगे। तो कर्म तो है ही प्रधान, उसमें जो तात्पर्य यही है कि होगा वही जो राम रच रखा। जैसे भी उन्होंने सृष्टि की रचना सिद्धांतों को लेकर की है, उसी के आधार पर सब घटनाएं घटेंगी। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव चीजें हावी हो रही है या उनके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, या ऐसा भी बोलते हैं कि जिस घर में बहुत स्मेल आती है वहाँ नेगेटिविटी होती है, अरे नींबू लगा लो या नजर पट्टू लगा लो, नजर नहीं लगेगी या नेगेटिविटी दूर रहेगी। तो ये किस हद तक सच है? किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु, इन मैलेफिक प्लैनेट्स की दशा चल रही होती है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी घर पे क्रिएट कर दी। तो उसकी पहचान क्या है कि घर में सीलन आ जाएगी और घर में साफ सफाई नहीं रहेगी, नालियां बंद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और मैजिकल एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं सितारों की, ग्रहों की और आपके उन सीक्रेट्स की जिनसे आपका फ्यूचर शेप होता है। तो आज हमारे साथ फिर से हैं ज्योतिष आचार्य दलबीर सिंह जी। लव लाइफ हो, करियर टेंशन या लाइफ के किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन का वक्त, इन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे सबकी बहुत हेल्प करी है। और तो और इनके आर्टिकल्स पंजाब केसरी में भी आते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। तो जैसे कि हमने पिछली बार बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी, इस बार भी हम ऐसे ही बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे ऑडियंस के सवाल हैं जो बचते हैं वो पूछेंगे। तो शुरू करते हैं जहां से हमने खत्म किया था वहीं से। तो पिछली बार आपने बोला था कि होगा वही जो राम रच राखा, तो क्या आप इसको थोड़ा एलैबोरेट करना चाहोगे? होगा वही जो राम रच रखा, इससे भावार्थ है कि जो भी हमारे सृष्टि को चलाने वाले सुपीरियर हैं, जो भी सुपर पावर है, वो राम के रूप में भी ले सकते हैं हम उसको। किसी भी धर्म के जो भी सुपर पावर जिसको जो मानते हैं उसको ले सकते हैं कि उन्होंने जो कर्म का नियम बनाया है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। तो उन नियमों के दायरे का पालन करते हुए वो उस जो उन्होंने सिद्धांत बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। क्योंकि बोए फूल बबूल का आम कहाँ से होए। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर अच्छा कहाँ से पाएंगे। तो कर्म तो है ही प्रधान उसमें। तो उससे जो तात्पर्य यही है कि होगा वही जो राम रच रखा। जैसे भी उन्होंने सृष्टि की रचना सिद्धांतों को लेकर की है, उसी के आधार पर सब घटनाएं घटेंगी। तो फिर आपके हिसाब से ये जो हमारी लाइफ है, जो हमारा चल रहा है, वो कर्म प्रधान है या फिर भाग्य प्रधान? अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है तो फिर कर्म का क्या रोल प्ले होता है? ये हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि जीवन कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है। एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बोला कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो ये चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहे। तो चाह अपनी मर्जी से नहीं आएगी। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन चाह उसमें आना ये एक नेचर की बात है, नेचर से आएगी उसके अंदर। और उसी बात अगर हम माने कि भाई जीवन सुनिश्चित है, फिर तो सब शिक्षा है, प्रोफेसर, धर्म, सब पुस्तकें बेकार है। भाई एक व्यक्ति अगर चोरी करने के लिए ही बंधा हुआ है और उसको कहना कि चोरी मत कर, तो नासमझी होगी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई जीवन पूरी तरह से सुनिश्चित है पहले से कि भाई सब कुछ एक, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किसी रिमोट से चल रहे हैं या हम अपने मर्जी से कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता से कुछ कर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, या भाग्यवश वो प्रतंत्र है, ये एक बड़ा सवाल है। और उसमें एक चीज ये है कि भाई अब ये तो हो गया कि भाई अगर ये क्वेश्चन कईयों से विद्वानों से किया गया, जैसे गुरु नानक देव जी थे, भगवान महावीर थे, और गौतम बुद्ध, और उसके बाद मोहम्मद आए। तो इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जीवन कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है। उन्होंने अपने समय के अनुसार, उस देश काल पात्र के अनुसार, अपने हिसाब से सबने अपना अपना जवाब दिया। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा खड़ा रहता है कि जीवन कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है। तो जब
अली ने मोहम्मद से पूछा कि भाई जीवन कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है। अब मोहम्मद ने देखा कि भाई अली कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, इतना ज्यादा ज्ञानी तो नहीं है, तो उन्होंने उसके ज्ञान के हिसाब से उसको समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि आप अपना एक पैर उठाओ। अली बड़ा हैरान हुआ, भी मैं पूछ रहा हूँ जीवन कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है, ये कह रहे हैं कि अपना एक पैर उठाओ। और उन्होंने कहा उठाओ तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अली ने अपना बायां पैर उठा लिया। अब मोहम्मद ने बोला कि भाई अब अपना दायां पैर भी उठाओ। तो अली बड़ा हैरान हुआ कि पहले तो भी मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, ऊपर से भी पहले बायां पैर उठा लिया मैंने, अब कह रहे दायां उठाओ, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि भाई यही तो है कि पहला कर्म करने के लिए मनुष्य हमेशा स्वतंत्र है। जब वो कोई कर्म करता है तो उसके बंधन में बंध जाता है। जैसे अगर हम आपको पहले कहते कि अपना दायां पैर उठाओ तो आप स्वतंत्र थे, आप उठा सकते थे, लेकिन अब बायां उठ चुके हो, इसलिए दायां नहीं उठा सकते। तो कर्म जो हमारी स्वतंत्रता है वो सीमाओं के भीतर है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसलिए कि जीवन पूरी तरह से कर्म प्रधान है। भाई जो कर्म करते हैं तो उसके बंधन में बन जाते हैं, तो उसके फल को हमें भोगना ही पड़ता है। और कुछ विद्वान जैसे कि बहुत से ज्योतिषियों को भी कहते हुए सुना है कि भाई होगा, भाई जैसे हमने भी बोला कि जो राम रच रखा, भाई जो होना है वो सुनिश्चित है। और कुछ जो विद्वान है हमारे बुद्धिजीवी है, उन्होंने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई जो विद्वान है कि सब कुछ अनिश्चित है, जो मनुष्य चाहे कर सकता है। भाई कोई कर्म बंधन नहीं है, भाई जो मनुष्य चाहे प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, आइंस्टीन ने कहा कि भाई मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो क्या चाहे ये उसके हाथ में नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने भी कहा। तो अगर हम माने कि भी उनकी बात माने कि भी सब कुछ वो कर सकते हैं, तो मान लो हम जब चलते हैं तो एक पैर से दूसरे पैर का बंधन होता है, एक पैर उठाते हैं तो दूसरा रुकता है, तो एक सीमा है, कोई नियम है, कोई वो है, कोई परंपरा है। तो अगर हम कहें कि सब कुछ कर्म बंधन है ही नहीं कोई भी, तो फिर तो सब बेलगाम हो जाएगा। फिर तो चोर चोरी करेगा और मोक्ष पा जाएगा, कोई कत्ल करेगा और भगवान से मिल जाएगा, कोई सीमा ही नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जब कोई सीमा बंधन नहीं है तो इसलिए कुछ भी ऐसे कहना कि भाई कुछ भी कर सकता है तो संभव नहीं है। इसलिए इसका उत्तर यही है कि ना तो जीवन पूरी तरह से कर्म प्रधान है, ना ही पूरी तरह से भाग्य प्रधान है। तो जो हमारी जो स्वतंत्रता है वो सीमाओं में ही है, कर्म की सीमाओं में ही स्वतंत्रता, उन सीमाओं के अंतर्गत ही जीवन कर्म प्रधान भी है और भाग्य प्रधान भी है। तो कर्म प्रधान भी है और मतलब सब कुछ इक्वली चलता है, तो कर्म का ज्योतिष से क्या संबंध है फिर? देखिए कि ज्योतिष में जो जन्म कुंडली है वो हमारे संचित कर्म को दर्शाती है, और जो दशा है वो प्रारब्ध को दर्शाती है। संचित कर्म मीन की भाई पिछले सभी जन्मों के कर्मों के योग को संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म का जो भाग हमें इस जीवन में भोगने को मिला है उसे प्रारब्ध कहते हैं, जो नहीं मिला वो अगले में संचित हो गया है, जिसे हम आने वाले जीवन में भोगेंगे उसे आगामी कहते हैं। और जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संचित कर्म का भाव होता है, और जो नवम भाव है वो प्रारब्ध का भाव होता है। जो हम इस जन्म में हम करते हैं उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। क्रियामान कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध प्रेरित जो हमें करने ही पड़ते हैं, और एक स्वतंत्र इच्छा से किए जाने वाले कर्म। स्वतंत्र इच्छा से किए जाने वाले कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक विकर्म और एक अकर्म। विकर्म जो है प्रबल बंधक कारक होते हैं, दुखदायी होते हैं, उनकी जो मन से की जाते हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो संकल्प है, अहंकार है, मन है, और इसलिए वो बंधक कारक होते हैं। जो बिना स्वार्थ के कर्म करना अकर्म कहलाता है। तो व्यक्ति को बिना स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। और जैसे कि कर्म के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं दृढ़ कर्म है। जैसे अब जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे पिता है, अब पिता को बदला नहीं जा सकता, कितना भी प्रयास कर ले पिता वही रहेगा। और एक अदृढ़ कर्म है जिसे बदला जा सकता है। पिता के स्वभाव को, पिता के नेचर को हम अपने कर्मों से, अपने प्रयास से बदल सकते हैं। इसी प्रकार स्वजनित पुत्र को बदला नहीं जा सकता, अगर उसके स्वभाव को हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। फिर आता है एक दीर्घ दृढ़ कर्म। दीर्घ दृढ़ कर्म जो होते हैं वो कि जिन्हें शास्त्रों में दिए गए नियमों के अनुसार बदला जा सकता है,
उनको उनका बदल कर लाभ उठाया जा सकता है। और ज्योतिष का उद्देश्य यही है कि इन सभी जो ऐसे कर्म जिन्हें बदला जा सकता है या जिन्हें नहीं बदला जा सकता उन्हें स्वीकार करना। तो जैसे कि कुंडली का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक इंसान की लाइफ में, कि बहुत सारी चीजें कुंडली पे ही बेस्ड होती हैं, तो कैसे पता चलता है कि लव मैरिज होनी है या अरेंज मैरिज होनी है? कौन से ऐसे योग बनते हैं या कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनसे पता चल जाता है कुंडली के थ्रू कि लव मैरिज ही होनी है या अरेंज मैरिज ही होनी है? जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जो प्रथम हाउस होता है वो लग्न होता है, असेंडेंट बोलते हैं उसको। और असेंडेंट मीन सेल्फ, मैं खुद। और जो अब लव की बात करें तो पंचम हाउस से लव देखते हैं, और मैरिज की बात करें तो सप्तम हाउस से मैरिज देखते हैं। भाई एक नॉर्मल सी बात भी करें, अगर हम अगर मान लो पंचम हाउस लव और सप्तम हाउस मैरिज, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो दो शब्द ऑटोमेटिकली बन गए, लव मैरिज। भाई इन दोनों का अगर आपस में पीएसी रिलेशन, पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजक्शन, विद दृष्टि से, युति से और कंजक्शन से अगर संबंध बनता है तो व्यक्ति लव मैरिज करता है। तो ये थोड़ा संक्षिप्त होगा लव मैरिज के बारे में कहना ऐसा कि अब दूसरा कह सकते हैं कि भाई जो हम भावत भावा नियम होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें क्या है कि पंचम से पंचम भी हम देखते हैं, और लगन से लगन भी, लगन प्रथम से प्रथम भी देखते हैं, और सप्तम से सप्तम भी देखते हैं। अब अगर हम पंचम से पंचम की बात करें तो नवम हाउस हो गया, तो कहीं ना कहीं नवम हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई लव मैरिज के हाउस के लिए। अगर हम सप्तम से सप्तम देखें तो लगन हो गया, लगन मीन सेल्फ, सप्तम का वो मैरिज का हाउस हो गया, तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। और लगन तो है ही, लगन से लगन, प्रथम से प्रथम, प्रथम ही है। तो कहीं ना कहीं जब प्रथम भाव का, पंचम भाव का, सप्तम भाव का, नवम भाव के स्वामियों का पीएसी संबंध बनता है, जो दृष्टि, युति और उससे दृष्टि से, युति से और परिवर्तन से बनता है, तो ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अगर व्यक्ति की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है। ठीक है, तो अगर कॉम्बिनेशन सारे सही हैं, और ऐसा मैंने देखा है कि लिखा होता है, मतलब कुंडली में बताया है ज्योतिषों ने कि अरे लव मैरिज होनी है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, शादी हो जाती है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो उसका फैमिली के साथ जुड़ने का भी कोई रीजन होता है कि फैमिली के साथ जुड़ गए तो उनके ग्रह दशा भी मिक्स एंड मैच होते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि शादी तो दो परिवार के साथ होती है, दो जनों में नहीं होती है, तो इसका भी कोई रोल प्ले होता है कि कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाती? तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके? ये एक तो जैसे हम शुक्र जो है मैरिज का कारक माना जाता है। एक काल पुरुष की कुंडली होती है जो मेष लगन से बनती है, उसमें जो लग्नेश होता है वो मंगल होता है, सप्तमेश शुक्र होता है। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज में मंगल और शुक्र का भी प्ले आ जाता है। हालांकि मंगल और शुक्र अगर इकट्ठे बैठे हो तो कहीं ना कहीं करेक्टर को दाग लगाते हैं, उसके ऊपर इंगित क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं करेक्टर के ऊपर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आजकल जो मंगल और शुक्र की युति जिनकी होती है कुंडली में, वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, ऐसे कार्य से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जहां मेल फीमेल मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। लेकिन फिर भी मार्स और वीनस का इकट्ठे होना एक तो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है ही, और दूसरा एक दूसरे में अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ये मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है जो, तो इसलिए हम टोटल एक मैं इसमें किस्सा बताता हूँ आपको कि जहां से हमने ज्योतिष आचार्य किया, तो वहां पे वो पहले इंटरव्यू लेते थे कि भाई ज्योतिष में किसको एडमिशन देना है, किसको नहीं देना। तो हमें लगा जब सबको एडमिशन देना ही है तो आप इंटरव्यू क्यों लेते हो। तो उन्होंने कहा कि कोई सज्जन यहाँ से ज्योतिष का कोर्स करके गए, उन्होंने कुछ मंगल शुक्र का पढ़ लिया और उन्होंने अपनी वाइफ की कुंडली में वो कॉम्बिनेशन देख लिया, तो उनकी वाइफ परेशान की है, तो उस दिन से बात ही नहीं कर रहे कि भाई, तो ये अधूरी नॉलेज है कि मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन को देख लेना कि भाई ये टोटली हाँ इंगित करता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, लेकिन पूरे एनालाइज के बाद ही हम उसको, विश्लेषण के बाद ही कुछ कह सकते हैं। ये एक तरफा भी सिर्फ सिंगल देखा मंगल शुक्र इकट्ठे है तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर दिया या कैरेक्टर पे दाग लगा दिया, ऐसा नहीं होता। और दूसरा कि आपने कहा कि भाई जब लव मैरिज के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं 6, 8, 12 कुंडली में अच्छे भाव नहीं होते। छठा भाव रोग ऋण शत्रु है, अष्टम भाव
डेथ का है और 12वां भाव व्यय का है। जब ये लव मैरिज के कॉम्बिनेशन का संबंध 6, 8, 12 भाव से बन जाता है या उनके स्वामियों से बन जाता है तो मैरिज में रुकावट आ जाती है, कई बार वो मैरिज सक्सेस नहीं हो पाती। हाँ, और इसके तो अतिरिक्त भी जो हम भारत में रहते हैं तो बहुत सी रोमांटिक स्टोरीज हैं हमारे यहाँ पे, सोनी मेवाल, लैला मजनू। तो वो जो उनके बीच में मंगल शुक्र वाला अट्रैक्शन नहीं है, उस पे क्या है कि एक किसी, मान लीजिए किसी मेल की कुंडली में मून जिस राशि में बैठा हुआ है और फीमेल की जो जिससे वो मिला है उसकी कुंडली में अगर चंद्रमा उस राशि में बैठा हुआ है, मेल का मून उसमें राशि में बैठा हुआ, फीमेल का सूर्य उस राशि में बैठा है, तो ऐसे में भी एक आध्यात्मिक और एक पॉजिटिव अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव चीजें हावी हो रही हैं या उनके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, या ऐसा भी बोलते हैं कि जिस घर में बहुत स्मेल आती है वहां नेगेटिविटी होती है। तो कई बार उसका रेमेडी बता देते हैं कुछ बाबा लोग कि अरे नींबू लगा लो या नजर बट्टू लगा लो, नजर नहीं लगेगी या नेगेटिविटी दूर रहेगी। तो ये किस हद तक सच है, और अगर सच है तो इसके लिए एक्चुअल रेमेडीज क्या है नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए? देखिए कि जो बाबा लोग बताते हैं उस विद्या से तो परिचित नहीं है, तो उसके ऊपर तो मैं ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ रिमार्क्स करना चाहूंगा। लेकिन ये है कि जब किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु, इन मेलेफिक प्लैनेट्स की दशा चल रही होती है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी घर पे क्रिएट कर दी। तो उसकी पहचान क्या है कि घर में सीलन आ जाएगी और घर में साफ सफाई नहीं रहेगी, नालियां बंद हो जाएंगी, और बोलते हैं कि टैप कोई एक हाँ टैप टैप बंद हमेशा हो खराब खराब रहेगी। रहेगा। हाँ। तो इस तरह का सिचुएशन, टेक्निकल जो चीजें हैं घर पे खराब पड़ी, घड़ी खराब हो जाएगी या आपका कंप्यूटर खराब होगा, तो ये इंडिकेशन है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी तो है। मतलब नेगेटिव एनर्जी इज हाँ, समथिंग। इस समय और में मैं एक बात बताऊंगा, जैसे कि चंद्रमा का अष्टम भाव, जन मैंने बताया ना आपको, अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम हाउस हाउस ऑफ डेथ है और चंद्रमा जो है जल है और मन है, व्यक्ति का मन है। अब अष्टम हाउस को हाउस ऑफ डेथ है तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शमशान घाट मान के चले उसे। और चंद्रमा अगर मन है, जल है अगर, तो उसको मन, अगर किसी का मन शमशान घाट में है तो उसके मन की क्या स्थिति होगी, तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो एक रेमेडीज लिखी हुई है एक किताब में कि भाई किसी का भी अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है तो उसको क्या है कि शमशान घाट के बाउंड्री के अंदर का पानी, जो अगर हैंडपंप का मिल जाए तो बहुत बेटर है, लाके अपने घर पे छत पे रखना चाहिए। शमशान घाट हाँ, का शमशान घाट का ऐसा पानी। इसलिए है क्योंकि भाई जो अष्टम हाउस हाउस ऑफ डेथ है, उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शमशान घाट, और जो वहाँ पे जल है वो हमारा मन है भी, क्योंकि हमारी कुंडली में जो चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है, शमशान घाट में बैठा हुआ है, तो अगर हम वहां से जल भर के अपने घर पे ले आए, तो अगर हम पॉजिटिव शब्दों में कहें कि हम अपने मन को शमशान घाट से निकाल लाए। इसका कोई नेगेटिव वो नहीं है कि भाई तंत्र से कोई संबंध है या कोई उससे ये संबंध है, कि भाई एक रेमेडी है। लेकिन वो जो आप जैसे आपने बताया कि नींबू वाला, उससे कोई ऐसा कोई परिचय नहीं है मेरा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा नहीं, बोलते हैं ना कि नजर लग जाती है तो घर पे हाँ, नींबू लेकिन छोटे लगा छोटे दो। है रेमेडीज करते हैं लोग, बाकी कुछ कुछ इफेक्टिव है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब नेगेटिविटी होती है, अगर पॉजिटिव एनर्जी हो तो हाँ, नेगेटिव बिल्कुल तो बिल्कुल। होगी ही। तो जैसे कि मैं पर्सनली डेली हॉरोस्कोप रोज देखती हूँ, मैं बहुत बिलीव करती हूँ हॉरोस्कोप एंड एवरीथिंग में। तो मैं डेली डेली उठ के देखती हूँ कि आज का दिन, उसमें बताते हैं कि बहुत अच्छा जाएगा, आज का दिन बहुत बुरा जाएगा, आज ये अच्छा अच्छा होने वाला है, आज आप ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो बुरी चीजें होने से बच जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जो पढ़ती हूँ वो लिखा तो होता है उसमें और मैं उस तरीके से फॉलो भी करती हूँ, पर जैसा रिजल्ट उसमें दिया होता है वैसा नहीं आता है। तो ये कहाँ तक सच है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या चीजें हैं, कि डेली ये जो हॉरोस्कोप जैसी चीजें मैंने होती पिछली बार हैं? भी बताया था, जैसे जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो हम अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से सेटिस्फाइड करने के लिए पढ़ लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं तो हम उठा के उसको देख लेते हैं। हालांकि वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लिखने वाले को भी पता है और पढ़ने वाले को भी पता है। ठीक और है। लेकिन वो एक टाइम बिंग ये होता है कि भाई हमने अपने आप को पढ़ के एक मनोवैज्ञानिक लाभ दे दिया, उसमें लिखा है, अच्छा हम खुश हो गए, थोड़ी देर माइंड कन्वर्ट कर लिया माइंड हमने। का गेम है हाँ, सारा, मतलब माइंड वही। हमने अपना कन्वर्ट कर लिया। हाँ। लेकिन अगर हम वास्तव में अपने बारे में थोड़ा सा अवेयर होना चाहते हैं तो दो प्रिंसिपल हैं, छोटे से प्रिंसिपल हैं, कोई ऐसा बड़े प्रिंसिपल नहीं है, कि हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरी राशि क्या है, जो उसकी जन्म कुंडली में जो राशि है,
जैसे अब आपकी क्या राशि है, जैसे मैं आपकी राशि से ही मेरी बताता हूँ। मैं राशि तुला है। तुला राशि जैसे हम्म, आपकी, तो आजकल जो ग्रहों का ट्रांजिट होता है वो न्यूज़पेपर में भी होता है और जो हमारे ऐप्स हैं उसमें भी दिया होता है। तो जो जो चंद्रमा है जन्म कुंडली का, उससे जो ट्रांजिट का चंद्रमा है, जो आज का चंद्रमा है, वो चौथे, आठवें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर उन भावों में चंद्रमा है तो हमें उस दौरान कोई भी नया कार्य, कोई भी रिस्क वाला कार्य, कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो उससे बचना चाहिए। कि जैसे मैंने बताया, जैसे आपकी तुला राशि है तो तुला राशि से चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आज आपका जो नक्षत्र है, आपका नक्षत्र आपको मालूम है क्या है? सपोज करो उसमें 2-3 नक्षत्र मैं बता देता हूँ। उसके अंदर एक तो चित्रा नक्षत्र है, और ठीक एक है। स्वाति नक्षत्र है, और एक विशाखा नक्षत्र है। इन तीनों में से आपका कोई एक नक्षत्र हो सकता है। उसमें से एक तो जो भी हमारा नक्षत्र है उसको हमने देखना है, और एक चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा से चौथे, अगर आज का मून, ट्रांजिट का मून है जो चंद्रमा से चौथे, 8वें और 12वें में नहीं होना चाहिए। जैसे अब तुला राशि है तो तुला से चौथा, तुला को गिनते हुए लिब्रा को गिनते हुए लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न में मून है तो आपको अवॉइड करना चाहिए वो 2.25 दिन, ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस, पाइसिस, एरिस और टॉरस। टॉरस 8th हाउस आ गया ना उसमें। तो जब टॉरस में मून हो तो वो 2.25 दिन अवॉइड करने चाहिए। उसके आगे चलते हैं हम, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। वर्गों में आएगा तो आपकी तुला राशि से 12वें में हो जाएगा। तो जब चंद्रमा यहाँ आ तो 2.25 दिन ये अवॉइड करने चाहिए। भाई इन 2.25 दिन लगभग ये 6.25 7 दिन का समय बैठता है। तो अगर हम ऐसा कोई कार्य जिसे हम टाल नहीं सकते, भाई जरूरी कार्य तो हमें करना ही है, रोजमर्रा के कार्य तो करना ही है हमें, भाई ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए स्टार्ट, या ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हम टाल सकते तो टाल देना चाहिए उसको। एक तो पैरामीटर ये हो गया। दूसरा, हमारा नक्षत्र, सपोज करो आपका चित्रा नक्षत्र है, अब आपको आप मालूम नहीं है आपका नक्षत्र, तो जो चित्रा से सेकंड नक्षत्र है वो उसके लिए संपत है। मान लो अगला नक्षत्र, वो अपना नक्षत्र देखेंगे, स्वाति नक्षत्र है मान लो, चित्रा से स्वाति, वो उसके लिए संपत है। विशाखा जो है उसके लिए विपत है, और अनुराधा जो है उसके लिए शेम, शेम अर्थात कुशल। जो ज्येष्ठा है उसके लिए प्रतेरी है, प्रतेरी मीन बाधा है। और उससे नेक्स्ट नक्षत्र है मूल, मूल उसके लिए साधक है। मान लीजिए कोई काम काफी टाइम से ट्राई कर रहे, नहीं हो पा रहा, तो साधक नक्षत्र है, तो उसको ध्यान में रखें, उस दिन वो काम कर सकते हैं साधक वाले दिन। उसके बाद है वध, और वध नाम से आपको लग रहा है कि वध में कार्य नहीं करना चाहिए। फिर है 8वां मित्र, और फिर अति मित्र। और चंद्रमा 4, 8, 12 में ना हो, और 3, 5, 7 नक्षत्र ना हो तो शुभ है। तो अगर हम दोनों चीजें, चंद्रमा को हम कहेंगे 75% देना चाहिए, नक्षत्र को 25% देना चाहिए। अगर चंद्रमा ठीक है, नक्षत्र ठीक नहीं है, फिर भी हम सोच सकते हैं उस कार्य को करने के लिए। अगर दोनों ठीक हो तो 100% सफलता मिलेगी उस दिन आपको। ओके। तो जैसे कि अब राशियों की बात हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी राशि को ऐसा कौन सा जेम या स्टोन कहते हैं ना कि पहनते हैं उंगलियों में या गले में, या जो भी, क्या पहनना चाहिए फॉर देयर वेल बीइंग? जो जेम्स पहने जाते हैं वो तो वैसे तो जो हमारी कुंडली में लगन कुंडली जो होती है उससे 1, 5 और 9th हाउस के जो स्वामी होते हैं उनके जेम्स पहने जाते हैं। लेकिन अगर ये तब है कि जब कोई ग्रहों की पोजीशन नहीं है। अगर मान लो 1, 5, 9 के जो ग्रह हैं वो अष्टम 6, 8, 12 हाउस में बैठे हैं, जब उनसे उनका कोई संबंध बन रहा है तो थोड़ा सा सोच विचार कर उस जेम को पहनना चाहिए, या टेस्टिंग करके पहनना चाहिए। कई बार वो सूट नहीं करता। तो अब जैसे आपने पूछा कि भाई राशि वाइज बताना है जेम्स के बारे में, तो सबसे पहले जो राशि है मेष राशि है। मेष राशि या मेष लगन है, तो इस लगन के जातकों को लग्नेश जो होता है वो सबका हमेशा शुभ होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो लगन भाव है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही है। केंद्र में विष्णु स्थान और त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान। तो केंद्र जो ये लगन जो है, केंद्र और त्रिकोण दोनों ही है, विष्णु स्थान है। तो लग्नेश ऑलवेज गुड। वैसे भी इससे हमारी बॉडी बनी है, तो ये तो जहां भी बैठेगा, जिसके भी भाव में बैठेगा, उस भाव की
उन्नति करेगा। और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा जो वो है पंचम भाव है, और तीसरा जो ट्रायंगल भाव है वो 9th भाव है। इन भावों के स्टोन पहने जाते हैं, और केंद्र के स्वामी अगर शुभ जगह पे बैठे तो उनके भी स्टोन पहने जा सकते हैं। मैं मोटे तौर पर मैं बता दूं आपको कि जो 1, 5, 9 भावों के स्टोन शुभ फलदायक होते हैं। अब राशिवार अगर इसको बताएं तो मेष राशि के लिए जैसे लग्नेश मंगल है तो मूंगा, पंचमेश सूर्य है तो माणिक, और 9th लॉर्ड बृहस्पति है तो पुखराज पहना जाएगा। इसी प्रकार से टोरस के लिए लग्नेश शुक्र है तो शुक्र के लिए या तो हीरा पहना जा सकता है या व्हाइट ओपल पहना जा सकता है। और पंचमेश बुध है तो उसके लिए पन्ना यानी कि हम एमरिल्ड पहन सकते हैं। और जो नवमेश है वो शनि है तो शनि के लिए नीलम पहना जा सकता है। और इसी प्रकार मिथुन के लिए जो लग्नेश है वो तो बुध है ही तो पन्ना पहन सकते हैं। पंचमेश में पंचम भाव में तुला राशि आती है तो व्हाइट ओपल या जरकन या हीरा पहन सकते हैं। और 9th हाउस में कुंभ राशि आती है तो शनि का स्टोन नीलम पहन सकते हैं। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है तो मोती पहना जा सकता है। और पंचम में जो स्कॉर्पियो राशि आती है, मंगल की राशि आती है तो मूंगा पहन सकते हैं। 9th हाउस में पाइसिस राशि आती है, बृहस्पति की राशि आती है तो पुखराज पहन सकते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि है, सिंह राशि में स्वामी जो है सूर्य है तो सूर्य का स्टोन मानिक पहन सकते हैं। पंचम भाव में धनु राशि आती है तो पुखराज पहन सकते हैं। नवम भाव में मेष राशि आती है तो मूंगा पहन सकते हैं। इसी प्रकार आगे अगर हम चले तो कन्या राशि, वर्गो राशि में का स्वामी बुध है तो बुध के लिए पन्ना पहन सकते हैं। पंचम भाव में मकर राशि आती है तो शनि का स्टोन नीलम पहन सकते हैं। और नवम भाव में टॉरस राशि आती है जिसका स्वामी शुक्र है तो व्हाइट ओपल या जरकन हीरा इत्यादि पहन सकते हैं। उसके बाद है तुला राशि का स्वामी शुक्र है तो व्हाइट ओपल पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं। पंचम भाव में जो है कुंभ राशि आती है तो शनि का स्टोन नीलम पहन सकते हैं। और इसके नवम भाव में जो मिथुन राशि आती है और उसके लिए हम पन्ना पहन सकते हैं। और आगे है स्कॉर्पियो राशि का स्वामी मंगल है तो मंगल के लिए मूंगा पहन सकते हैं। पंचम भाव में पाइसिस राशि है तो पुखराज पहन सकते हैं। नवम भाव में कर्क राशि है तो मोती पहन सकते हैं। और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति के लिए पुखराज पहन सकते हैं। पंचम भाव में मंगल की राशि मेष है तो मूंगा पहन सकते हैं। और नवम भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है तो माणिक पहन सकते हैं। इसी प्रकार कैप्रिकॉर्न राशि है जो उसका स्वामी शनि है तो शनि के लिए नीलम पहन सकते हैं। और उससे पंचम भाव में टॉरस राशि आती है तो शुक्र का स्टोन जैसे व्हाइट ओपल, जरकन या हीरा पहन सकते हैं। और नवम भाव में कन्या राशि आती है उसका स्वामी बुध है तो उसके लिए एमरिल्ड पहन सकते हैं। इसी प्रकार कुंभ राशि का स्वामी जैसे कि लग्नेश जो है शनि के लिए नीलम पहन सकते हैं। पंचम भाव में मिथुन राशि आती है तो पन्ना पहन सकते हैं। और नवम भाव में तुला राशि आती है तो शुक्र का स्टोन व्हाइट ओपल, जरकन, हीरा इत्यादि पहन सकते हैं। इसी प्रकार पाइसिस राशि का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति के लिए पुखराज पहन सकते हैं। और पंचम भाव में कर्क राशि आती है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है तो मोती पहन सकते हैं। नवम भाव में स्कॉर्पियो राशि मंगल की राशि आती है तो मूंगा पहन सकते हैं। तो इस तरह से ये तो वो स्टोन है कि जो पहन सकते हैं। लेकिन ये स्टोन पहनने से पहले बार बार मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो इनके स्वामी है वो 6, 8, 12 भाव में स्थित ना हो या उनसे किसी भी तरह का इनका संबंध ना हो। यदि ऐसा है तो थोड़ा टेस्टिंग करके स्टोन को पहनना चाहिए। और इसके अतिरिक्त ये भी है कि जो हमारा केंद्र स्थान बोला गया है उसको विश्व स्थान बोला गया है और जो ट्रायंगल 1, 5, 9 को लक्ष्मी स्थान बोला गया है। अगर केंद्र के स्वामी भी जो केंद्र में राशियां आते हैं किसी भी उसमें और उनके स्वामी भी केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो उनके भी स्टोन पहने जा सकते हैं तो ये शुभ होंगे। बाकी कोई भी स्टोन पहने तो हमें किसी न किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर ही पहनना चाहिए, अपने आप ज्योतिषी नहीं बनना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य जी, आप हमारे साथ आए और इतनी गहरी बातें बताई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे अपनी जानकारी साझा करने का अवसर प्रदान किया अपने चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चुस्किया चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा रिव्यू जरूर देके जाएं।